इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कौन कौन सी एल्गोरिथम होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पर इनके साथ और कौन सी एल्गो हैं, उनके रियल लाइफ यूज केसेस क्या हैं, ये सब हम इस एपिसोड में बात कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं मशीन लर्निंग और उसकी वेरियस एल्गोरिथम, ओवरऑल हिस्ट्री और एप्लीकेशंस के बारे में। तो मशीन लर्निंग एक तरह से 1959 में शुरू हुई थी, जब ये टर्म कॉइन हुआ। और उसके बाद जो जो है सिंबॉलिक एआई, मतलब जो एक्सपर्ट सिस्टम होते थे, जिसमें कि मशीन जो है उसके लिए हम कोडिंग भी कर रहे थे, फीचर इंजीनियरिंग भी कर रहे थे। मतलब पूरा बता रहे थे, इफ देन एल्स करके चीज़ें बता रहे थे। और 1990 में उस तरह से वो सिंबॉलिक एआई से डेटा ड्रिवन अप्रोच आई। और यहाँ पर एक जो डिफरेंशिएशन समझने होगा, जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तो पहले आइडिया ये था कि मशीन जो है वो अपने आप में, मतलब उन्हें स्मार्ट बनाया जाए, उन्हें ह्यूमन की तरह बनाया जाए, मशीन समझ पाए, तो उसके लिए कोडिंग की जाती थी। तो कहीं एक फोटो दी गई किसी एक एनिमल की, तो कोडिंग इस तरह से की जाती थी कि इफ़ जो कुछ भी एंटिटी है उसके चार लेग हैं, एक टेल है, दो ईयर हैं, दो आईज हैं, तो वो मतलब होपफुली एक एनिमल है। और डिपेंडिंग ऑन, और फिर इस टाइप से जब कोडिंग हुई तो फिर बता सकते हैं कि वो कैट है कि डॉग है कि काऊ है। तो ये सब कोडिंग के थ्रू होता था। पर जो 1990s में मतलब तब तक ये समझ में आ गया कि कोडिंग जो है इस कारण बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होती चली गई। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक सिमिलर टाइप का एनिमल अगेन डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो हम कैट या डॉग या काऊ ले लें, हर जगह अलग अलग होगा, तो आप कितने कोडिंग कर सकते हैं। तो उसकी जगह ये हुआ कि अब उस टाइप से डेटा दिया जाने लगा कि, और उसमें थोड़ा सा बता दिया गया कि हाँ ठीक है, आपके पास जो हमने एंटिटी दी है उसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग, मतलब कि इसके अंदर चार लेग हैं और ये चीज़ें हैं, और कोड आप अपने आप ही जनरेट कर लो, मशीन अपने आप ही जनरेट कर ले। बट फीचर इंजीनियरिंग इन द सेंस कि हाँ ये कैट की फोटो, ये डॉग की फोटो है जिसमें दो आईज हैं, दो वडवर, उसके पास दो ईयर्स हैं और टेल है, ये चीज़ें बताई गई। पर कोड जो है वो मशीन खुद ही जनरेट करने लगी। एंड दैट इज द मीनिंग ईयर की सिंबॉलिक एआई से डेटा ड्रिवन अप्रोच। और ऑफ कोर्स 2000 में तो फिर काफ़ी बिग डेटा आ गया, और स्टैटिस्टिकल लर्निंग, उन सब ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की। और 2010 ऑनवर्ड्स डीप लर्निंग और बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई। तो जो कैटेगरीज मशीन लर्निंग की है, विच आई विल से कि ये लर्निंग पैराडाइम्स जो होते हैं, वो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्योंकि मशीन जो सीख रही है, आपको फीचर्स बताने पड़ेंगे, पर उसके बाद कैसे वो सीख रही है, वो यहाँ पर ये चार चीजें मेन होती हैं। वैसे तो कई और भी होती हैं, बट दीज आर द फोर मेन थिंग्स। तो अब इन्हें भी हम समझते हैं। तो सब बहुत ही एक सिंपल सा पहले हम देख लेते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हुआ। उसमें क्या है कि हाउस प्राइस, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसका जो कॉस्ट है वो लेट से 1000 रुपीज है। ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल मैंने बोल दिया है यहाँ पर, बट फॉर द सिंप्लिसिटी सेक ऑल्सो कि 1000 स्क्वायर फीट मतलब 1000 रुपीज, तो कहीं 10,000 स्क्वायर फीट मतलब 10,000 रुपीज। तो इजी टू अंडरस्टैंड, और ये लीनियर डेटा के लिए बहुत अच्छा है, फास्ट टू ट्रेन। तो कहीं 1000 स्क्वायर फीट 1000 रुपीज, 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 रुपीज, तो इसका मतलब 100 स्क्वायर फीट मतलब 100,000 रुपीज। तो मतलब सीधा एक लीनियर ग्राफ से थ्रू लीनियर रिग्रेशन समझा जा सकता है। और भी जो डेटा इसी टाइप का हुआ उसके लिए भी है। तो इट्स फास्ट टू ट्रेन, बट ऑफ कोर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न आया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहीं कुछ आउटलायर डेटा है, डेटा इन द सेंस कि
जहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का वैल्यू 1000 रुपीज़ नहीं है, बट बिकॉज हाउस के अंदर कुछ और एमिनिटीज हैं, उसकी लोकेलिटी और जो जो जिस कॉम्प्लेक्स में है, जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ स्विमिंग पूल है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें देख कर के उसकी प्राइस डिफरेंट हो रही हैं, तो इन सब में लीनियर रिग्रेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो इसी कारण ये हम बोल सकते हैं कि ये इजी फास्ट बट नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा। जहाँ पे लीनियर डेटा है उसके लिए काफ़ी अच्छा है लीनियर रिग्रेशन। दूसरा जो आया वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विच इज़ मेनली टू क्लासीफाई द थिंग्स यस और नो में। तो अगेन कि ये आपके पास ईमेल है, ये स्पैम है कि नहीं है। अगेन तो इट्स अ सिंपल वन, सिंपल एफिशिएंट एंड इंटरप्रेटेबल रिजल्ट, मतलब एक तरह से यस नो कर दिया। पर दो इट विल हेल्प इन द नॉन लीनियर डेटा बट इन ए लिमिटेड वे, और इंटरप्रेटेबल है ये चीज़। और कुछ एक लीनियर बाउंड्री आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि एक ईमेल के अंदर कहीं इस टाइप के वर्ड हैं, जो कि अभी हमने पता लगा लिया है कि एक तरह से कहीं पे कुछ कोई एक ईमेल आ रही है किसी एक्सटर्नल आईडी से, जो कि इसने आपको कभी ईमेल नहीं भेजी थी, उसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं वेर इट इज सेलिंग और टेलिंग अबाउट योर लॉटरी और गेटिंग बिग मनी और इस समथिंग लाइक दैट, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्पैम है, तो उसे वो क्लासीफाई किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर आता है हमारा डिसीजन ट्री। तो जैसे वो ट्री होता है, तो उस टाइप से हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी नंबर और कैटेगरीज हैं, आप विजुलाइज उसे कर सकते हैं। तो वो विजुअल और इंट्यूटिव है, पर वो ओवरफिट हो सकता है। तो एक एग्जांपल हम जैसे सोच सकते हैं कि जैसे कहीं हम हाउस वाला ही चीज़ सोचें कि हाउस जो है उसका साइज इतना है, और उस हाउस के अंदर एमिनिटीज जो कुछ भी हैं वो हमने बताई, और उस अपार्टमेंट में जो कुछ भी और एमिनिटीज हैं, मतलब स्विमिंग पूल है और ये सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हैं। तो एक अच्छी तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं। पर कहीं आपने हो सकता हो एक जो डेटा पॉइंट ये भी ले लिया कि इस हाउस का जो बाथरूम है, और बाथरूम पिंक कलर का है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, और उसको भी लेकर आप हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, तो शायद पिंक कलर का बाथरूम इज अ डेटा पॉइंट विच इज सॉर्ट ऑफ ओवरफिट। कहीं उस पे भी आप लगा कर प्राइस विजुलाइज करने जा रहे हैं, तो दैट्स नॉट वेरी गुड। बट डिसीजन ट्री में ऐसा चांसेस हैं कि आप इस टाइप से कुछ फिट करने की कोशिश करें, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वो फेलियर मतलब अच्छा नहीं रहेगा, एंड इट्स कैन वो बोलते हैं कि अनस्टेबल टू स्मॉल चेंजेस। रैंडम फॉरेस्ट है जो है सुपरवाइज लर्निंग का अगेन एक पार्ट है। तो इसमें बहुत सारे ट्रीज को मतलब करके और उसके बाद एक बेटर रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसमें मतलब इसका प्रो वही है कि हाई एक्यूरेसी और ये वर्क ऑन द लार्जर डेटा, बट हाँ धीमे होता है, हार्ड टू इंटरप्रेट होता है, तो मतलब काफ़ी एक्यूरेसी आ जाती है, पर ये स्लोअर रहता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो जैसे फॉरेस्ट में होता है, आप वेरियस ट्रीज को मिलाकर और फिर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइप से ही कुछ रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है। फिर एसवीएम होता है, तो जो कि वो बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश करता है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, और ये हाई डायमेंशनल डेटा में काफ़ी काम करता है। स्लो ऑन द लार्ज डेटा न्यू ट्यूनिंग। तो ये अगेन इसमें काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ट्रेनिंग के लिए और उन सब के लिए, पर हाँ इसमें एक्यूरेसी काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा KNN होता है, के नियरेस्ट नेबर। तो मतलब ये सिंपल ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ नहीं चाहिए होती है। तो कहीं आप ग्राफ पे भी प्लॉट करें कि एक एक क्लस्टर सा कुछ बन जाएगा, और जो के एक कोई पॉइंट है उसके जो नियरेस्ट और चीज़ें हैं वो तो उसी के टाइप में ही होंगी। तो उसी अगला कोई आपने पॉइंट बताया जो उस के पास में है उस ग्राफ में, तो मतलब ठीक है वो उसी टाइप का होगा, वरना कहीं दूर है तो फिर नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट द KNN इज। तो सिंपल बट स्लो विद द बिग डेटा। और फिर न्याय बायस जो है ये यूज करता है प्रोबेबिलिटी को, मतलब ये सिंपल, और इसी का जो वर्ड ने भी आता है वो इसी कारण से ही आता है, क्योंकि
मतलब भोला, जो बोलते हैं कि बहुत ही भोला है वही। ये शायद एल्गो भी ये थोड़ी ऐसी भोली सी है कि जो मेल्स को क्लासिफाई कर रही है, तो वो अज्यूम कर रही है कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट डेटा पॉइंट हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, एक डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा वो सोच के चलता है। तो उसके कारण ये बहुत फास्ट होता है, ग्रेट फॉर टेक्स्ट। बट ऑफ कोर्स जैसा कि इसने इंडिपेंडेंस एज्यूम कर ली डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट की, तो कई बार कॉम्प्लेक्स डेटा पे ये कम एक्यूरेट रहेगा। तो कहीं हम समराइज करें, अभी तक लीनियर रिग्रेशन तो प्रेडिक्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, जैसे हाउस प्राइसेस का। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो क्लासीफाई करेगा यस नो में, स्पैम डिटेक्शन डिसीजन ट्री जैसे फ्लो बेस्ड चार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, लोन अप्रूवल के लिए कि कहीं आपने मानो कि उसने क्रेडिट कार्ड का बिल दिया था और उसकी सैलरी ऐसी है और वो इस प्लेस में रहता है और उसके खर्चा इतने, तो उस हिसाब से आप बनाते जाते हैं, फिर एक डिसीजन पर निकालते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में आप मल्टीपल डिसीजन ट्री कंबाइन करके निकालते हैं। एसवीएम में फाइंड द बेस्ट बाउंड्री, तो मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए एक तरह से सोच सकते हैं। और केएनएन जो क्लासीफाइज बेस्ड ऑन द नियरेस्ट नेबर, और एनए बायस यूज प्रोबेबिलिटी फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे न्यूज टॉपिक के लिए है, तो वो अज्यूम कर रहा है कि एक पैरामीटर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल कहीं हम लें सुपरवाइज लर्निंग के, तो कुछ फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो गया, स्पैम फिल्टरिंग के लिए हो गया, या प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हो गया, रिस्क स्कोरिंग के लिए हो गया, तो वहां पर ये काफी यूजफुल रहते हैं। अब हम आ गए हैं अनसुपरवाइज लर्निंग पे। अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे एक पहला है डीबी स्कैन। तो वो क्लस्टर करता है किसी भी स्पेस को और नॉइसेस को इग्नोर करके, तो आउटलायर्स को हटा देता है, और उसके बाद फिर वो चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। तो इट फाइंड्स क्लस्टर ऑफ वेरिंग शेप एंड साइज, फ्लेक्सिबल पर पैरामीटर सेंसिटिव है, और स्ट्रगल करता है विद डेंसिटी वेरिएशन। तो डीबी स्कैन वहाँ के लिए ठीक है। के मीन जो है वो ग्रुप करता है सिमिलर डेटा को, फास्ट एंड सिंपल। और इसमें अगेन इट्स, बट इसका नेगेटिव वही है, मस्ट चूज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, नॉट गुड विद द ऑड शेप्स। तो सिमिलर टाइप का डेटा, मार्केट सेगमेंट का डेटा जो है वो उसके लिए होता है फास्ट, बट नीड ए प्रीसेट क्लस्टर काउंट। तो डीबी स्कैन मतलब उसको हम कहीं फुल फॉर्म लें तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। तो ये ग्रुप करता है क्लोजली पैक्ड डेटा पॉइंट्स, और जो दूर दूर वाले जो पॉइंट्स हैं स्पेयर्स एरिया में वो मार के आते हैं, और रिक्वायर कुछ दो पैरामीटर चाहिए होते हैं उसको निकालने के लिए। एक यूज केस जैसे हम यूज कर सकते हैं डिलीवरी जोन क्लस्टरिंग यूजिंग जीपीएस डेटा। तो मतलब जैसे भी किसी एरिया में कुछ हाउसिंग अपार्टमेंट हैं या जो कुछ भी वो प्लेसेस हैं, तो उनको वो निकाल सकता है, भले ही वो किसी भी शेप में उसे वो डेटा मिल रहा है। सिमिलरली वो कोई एक अपार्टमेंट है जो कि उस जोन से, डिलीवरी जोन से काफ़ी बाहर है, तो उन सबको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। पर अगेन इट इज सेंसिटिव टू these challenges. Hierarchical clustering जो हुई, अगेन पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, तो इट बिल्ड द नेस्टेड क्लस्टर इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और एग्लोमरेटिव होता है और टॉप डाउन होता है। तो कुछ फायदे भी हैं, नो नो टू प्रीस्पेस द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और ये कैसे काम करता है, आप स्टार्ट करते हैं ईच पॉइंट को एज इट्स ओन क्लस्टर और फिर मर्ज करते जाते हैं। और ये मतलब आप सोच सकते हैं कि दो दो पॉइंट हैं और वो एक तरह से ज्वाइन हो रहे हैं हिप पे या जैसे भी हैं, और फिर और बड़े पॉइंट हैं वो ज्वाइन होते जा रहे हैं, और उस टाइप से आप रिपीट करते जाते हैं अनटिल ओनली वन क्लस्टर रिमेन। या फिर आप उस ट्री को कुछ एक तरह से कट कर सकते हैं और उसे फॉर्म कर सकते हैं फाइनल क्लस्टर। तो ये मेनली वही है, बिल्ड ए ट्री ऑफ ग्रुप। नो, इसमें कोई डिफाइन नहीं है करना है ग्रुप काउंट। स्लो फॉर लार्ज डेटा, लेस फ्लेक्सिबल, इट्स गुड फॉर स्मॉल डेटा। तो ये क्लस्टर ट्री बना के काम करता है। तो कहीं डीबी स्कैन और हेयरकर क्लस्टरिंग को देखें, तो जहाँ डीबी स्कैन में अप्रोच जो है डेंसिटी बेस्ड है, इसमें ट्री बेस्ड होती हैं, इनपुट नीडेड जो है वो अलग अलग हैं। क्लस्टर शेप डीबी स्कैन में ऐसी टाइप के किसी भी शेप के हो सकते हैं, जबकि हेयरकर क्लस्टरिंग में यूजली कम्पैक्ट होते हैं। आउटलायर डिटेक्शन जो डीबी स्कैन में हाँ निकाला जा सकता है,
पर हेयरकल क्लस्टरिंग में उतना नहीं होता है। और बेस्ट यूज है वो स्पेशियल डेटा नॉइस हैंडलिंग के लिए होता है। तो दीज आर द जो हमने डीबी स्कैन और हेयर केयर क्लस्टरिंग देखी। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो कि अगेन अनसुपरवाइज लर्निंग में कुछ एल्गोज में काम आता है। मतलब आप नंबर ऑफ इनपुट जो हैं उनको कम करते जाएं, क्योंकि आपके पास कहीं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसे मीनिंगफुली कहीं उनके पॉइंट्स कम करते जाएं, जिससे कि डेटा जो है उसको इजियरी मतलब इजी विजुलाइज कर पाए और मॉडल को फास्ट ट्रेन कर पाए। और उसमें पीसीए और टीएसएनई जो टू पॉपुलर मेथड हैं। तो जो पीसीए है तो इसमें जैसे इट प्रोड्यूस मैनी वेरिएबल, जैसे कस्टमर टाइप है, इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन रिमूव द डिपेंडेंसी। बट ऑफ कोर्स इसमें एक डेंजर ये रहता है कि आप मीनिंग लूज कर सकते हैं। एंड लीनियर ट्रेंड जहाँ पे होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इट सिंप्लीफाई द डेटा बट हार्ड टू इंटरप्रेट। और उसकी जगह जो पीसी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो लीनियर डायमेंशनल रिडक्शन करता है, फाइन डायरेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द मैक्सिमम वेरिएंस। और जो कंपोनेंट्स जो निकालता है जो कि ऑर्थोगोनल है, इन द सेंस वो आपस में कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जैसे कोई एक पिक्चर का डेटा है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और उनमें से जैसे हम कहीं किसी का फेस लें तो उसमें मतलब आईज होंगे, और जो हम बोलते हैं माथा होता है, नोज है, और आपके जो चीक्स हैं, और तो आपका माथा या फोरहेड है, तो उसके जितने भी पिक्सेल्स हैं आप उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि बस थोड़े से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने हैं, जैसे कि कहीं आप छोटी भी पिक्चर बनाएं एक बड़ी पिक्चर से, तो छोटा सा माथा हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी पिक्चर में कहीं माथे के कुछ या फोरहेड के कहीं 64 पिक्सल थे, तो शायद छोटी पिक्चर में केवल 8 पिक्सल रह सकते हैं। सिमिलरली आई जो बड़ी सी आई थी अभी छोटी आई हो जाएगी। तो बट आपने क्या किया है कि आप पिक्सल रिड्यूस कर रहे हैं, पर जो ये फिर भी कहीं हम बोले फोरहेड या माथा, आईज, नोज, लिप्स, चीक्स, इन सब के जो पिक्सल्स हैं आप इन सब के रिटेन कर रहे हैं, और वो उन्हीं को ही रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब आप रिड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने माथा या फोरहेड के सभी पिक्सल्स हटा दिए। आप कंपोनेंट जो कि ऑर्थोगोनल है उनको रिटेन कर रहे हैं और उनके अंदर ही रिमूव कर रहे हैं। तो इट्स लाइक फास्ट, इंटरप्रेटेबल, गुड फॉर प्री प्रोसेसिंग। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है टीएसएनई एक अच्छा होता है जो विजुअलाइज करता है डेटा इन 2D 3D, ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लस्टर, पर ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेडिक्शन सेंसिटिव टू अदर पैरामीटर। 2D 3D विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, विजुअल बट नॉट प्रोडक्टिव हम बोलेंगे। तो ये नॉन लीनियर टी डिस्ट्रीब्यूटर स्टैटिक नीबर एम्बेडिंग इसे बोलते हैं। नॉन लीनियर वे में डायमेंशन रिड्यूस करता है, फोकस ऑन प्रिजर्विंग द लोकल स्ट्रक्चर, एक्सेलेंट फॉर विजुअलाइजेशन इन 2D 3D बट नॉट सुटेबल फॉर डाउन स्ट्रीम मशीन लर्निंग टास्क। इन दोनों को हम कहीं कंपेयर करें तो जो पीसीए में वो लीनियर टाइप से रहता है, टीएसएनई में नॉन लीनियर, स्पीड पीसीए में फास्ट रहेगी, टीएसएनई में स्लोअर रहेगी, इंटरप्रेटेबिलिटी हाई रहेगी पीसीए में, टीएसएनई में लोअर रहेगी। बस यूज प्री प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा है पीसीए, और जबकि टीएसएनई जो है विजुअलाइजेशन उससे अच्छा कर सकते हैं। आउटपुट जो है उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट निकलेगा, और इसमें जो है क्लस्टर एम्बेडिंग निकलेगी। स्केलेबिलिटी पीसीए की काफ़ी अच्छी होती है, टीएसएनई में ये कंप्यूटेशनली बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और उसकी स्केलेबिलिटी लो होती है। तो क्या इमेज को हम समझने के लिए, इमेज की क्लस्टरिंग के लिए पीसी एंड डीबी स्कैन को यूज कर सकते हैं? तो इसको समझते हैं। इमेज डेटा जैसे सपोज के हाई डायमेंशनल डेटा है 28x28 मतलब 724, तो डीबी स्कैन स्ट्रगल करता है फॉर डिफाइनिंग डेंसिटी इन सच ए स्पेस, और हाई मेमोरी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट रहता है। कहीं आपको पीसी और डीबी स्कैन के साथ करना है तो मे बी आई विल सजेस्ट दिस स्टेप कि आप इनपुट इमेज डेटा लें जिसमें बहुत सारे ऐसे पिक्सल हैं, ग्रे स्केल और कलर है, उसको इमेज को आप फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे, और या फीचर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे पीसीए
टू रिमूव द डायमेंशनलिटी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला, जैसे एक चेहरे में फोरहेड है, आईज है, नोज है, तो पीसीए के साथ उसे एक छोटा छोटा वो करते जाएंगे, फ्लैटन करते जाएंगे। बाद में डीबी स्कैन की हेल्प से उसे क्लस्टर जो सिमिलर इमेजेस को या डिटेक्ट करेंगे आउटलायर को, कुछ और भी। सपोज उस चेहरे पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक और आई है, मतलब थर्ड आई इज देयर, तो वो आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप डीबी स्कैन को यूज कर सकते हैं। और फिर विजुलाइज या एनालाइज करेंगे जो कि भी क्लस्टर हिसाब से बनकर आ रहे हैं। पीसीए का रोल क्या हुआ? रिड्यूस करना इमेज डेटा को इनटू 100 और 1000 ऑफ डायमेंशन टू 10 और 100 में, रिमूव द नॉइसेस जो या रिडंडेंट फीचर हैं, और गिव इनपुट सो दैट द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लाइक डीबी स्कैन मेक इट इफेक्टिव एंड फास्ट। तो फिर उसके बाद जैसे आपने पीसीए से उसे रिड्यूस कर दिया, उसके बाद आप डीबी स्कैन को यूज करेंगे। तो ग्रुप करें जो कि सिमिलर इमेजेस बेस्ड ऑन द रिड्यूस स्पेस, और डिटेक्ट करें आउटलायर चीजें जो हैं। और इसमें वही है कि नो नीड टू प्री डिफाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर, तो डीबी स्कैन आप वहां पे यूज करेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि कुछ एनोमली डिटेक्शन, किसी मेडिकल स्कैन, कुछ उसमें कोई एक इमेज है उसे निकालने के लिए, या ग्रुपिंग द सिमिलर आर्ट वर्क और पेंटिंग, फेशियल इमेजेस के क्लस्टर्स उसके लिए यूज किया सकता है, या प्रोडक्ट इमेज का डीडुप्लीकेशन या सिमिलर ग्रुपिंग हुए, प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट इमेजेस हैं, तो उस टाइप से ये वर्कफ्लो यूज किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग का जो ओवरऑल बोलेंगे, वो एक कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए हो गया, बास्केट एनालिसिस, इसको अभी हम और भी देखेंगे, या इंट्रूजन डिटेक्शन वो डीबी स्कैन के थ्रू करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्यू लर्निंग होती है, इट लर्न बेस्ट एक्शन बाय ट्रायल एंड एरर, इजी टू इम्प्लीमेंट बट नॉट स्केलेबल फॉर लार्जर प्रॉब्लम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेन ये है कि आपने कुछ डेटा दिया, जो एक्शन आया, और उसे आपने वापस भेजा, इन द सेंस बताकर कि ये ठीक था, ये गलत था। तो उसमें जैसे क्यू लर्निंग टू स्टार्ट विद हम बोल सकते हैं, जैसे हम बचपन में भी कई चीज़ें सीखते हैं, कुछ अच्छा काम किया तो कई बार वो हमें या तो कुछ रिवॉर्ड मिलता है या अप्रिशिएशन मिलता है, तो उसे हमें समझ में आता है कि हाँ ये ठीक काम किया था। और कुछ गलती की तो शायद पनिशमेंट मिलेगा, या जो कुछ भी है दूसरा डांट पड़ती है। उस हिसाब से ह्यूमन बीइंग भी सीखते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है। और क्यू लर्निंग जो जो आई विल से द फर्स्ट वन इज इट लाइक दैट ओनली, इट लर्न स्लोली, बट वो उसे रीइंफोर्स किया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ गलत थी। तो ट्रायल एरर से वो सीखने की कोशिश कर रहा है और समझ रहा है कि अच्छा ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ ठीक थी, और ये चीज़ गलत थी। तो इस टाइप से समझ में आता है। तो इट लर्न टू रिवॉर्ड, जैसे चाहे वो रोबोट को बोल रहे हैं या ह्यूमन बीइंग भी वैसे होता है। बचपन में हम जैसे सीखते थे, सिंपल बट स्लो। क्यू लर्निंग टैबलर, लर्निंग क्यू वैल्यू स्टेट एक्शन वैल्यू टेबल के साथ, पिक एक्शन दैट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, और वर्क वेल इन स्मॉल डिस्क्रीट इन्वायरमेंट। तो कहीं एक रोबोट जो है वो नेविगेट कर रहा है, तो आप उसे बताते जाएंगे कि नहीं नहीं अभी गलत रास्ते पे जा रहे हो, अभी ठीक उस पे जा रहे हो, और उस हिसाब से धीमे धीमे वो सीखते आता है। या एलिवेटर सिस्टम जो है, क्या उसे ऊपर के फ्लोर पे जाना चाहिए, नीचे के फ्लोर पे जाना चाहिए, क्या बेस्ट वो है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम एक्सपर्ट। या गेम ही आई जो कि भी चेस का गेम हो गया या कोई भी और हो गया, तो उसके लिए वो सीखता जाता है। तो दैट इज वेयर द क्यू लर्निंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अगला जो है दैट इज द डीप क्यू नेटवर्क। तो हमने क्यू लर्निंग से शुरू किया, बट अगला जो है उसमें क्यू लर्निंग एंड डीप लर्निंग कंबाइन करके आ जाता है। गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये, ऑफ कोर्स काफ़ी डेटा हंग्री रहता है और हार्ड टू ट्रेन होता है। इसको यूज आप डीप लर्निंग और क्यू लर्निंग जो है वो पावरफुल, बट ऑफ कोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और डीप क्यू नेटवर्क वो कंबाइन वही क्या क्यू लर्निंग विद द डीप न्यूरल नेटवर्क यूजफुल फॉर लार्ज एंड कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस, और लर्न क्यू फंक्शन यूजिंग पिक्सल इनपुट होता है। रियल एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जो अटैरी ग्रेम खेला गया है यूजिंग स्क्रीन पिक्सल, उसे समझता है। ऑटोनोमस ड्रोन नेविगेशन, क्योंकि कुछ ऐसे कुछ इन्वायरमेंट में कहीं उसे आप ड्रोन उड़ा रहे हैं जो एक ऑटोनोमस है,
तो उसे फाइनली किसी एक प्लेस पे पहुंचना है, बट बीच में हो सकता हो बीच में कुछ बिल्डिंग है, बीच में कुछ और प्लेस है जहाँ विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो वो सीखता जाता है कि कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, इन बिटवीन देयर कैन बी व्हीकल है, तो अगेन इट विल हिट दैट व्हीकल। कोई बिल्डिंग आ गई तो उसे हिट कर देगा, या विजिबिलिटी लोअर है तो वहां पे नहीं आगे बढ़ेगा, तो धीमे धीमे सीख कर वो एक अपना प्रॉपर जो है वो वे बनाता है। सिमिलरली स्मार्ट होम सिस्टम में जो थर्मोस्टेट होते हैं कि जैसे टेम्परेचर उन्हें एडजस्ट करना है कि कितने उस पे होम के अंदर हीटिंग रहनी चाहिए, तो वो डीप क्यू नेटवर्क से निकल कर आता है। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पॉलिसी ग्रेडियंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली लर्न स्ट्रेटजीज पॉलिसीज वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूस ब्लॉक, बट हाँ थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, माइट गेट स्टक। तो इट डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेस बिहेवियर पॉलिसीज फ्लेक्सिबल बट अनस्टेबल। पॉलिसी ग्रेडियंट के मेथड जो हैं तो वो बोल सकते हैं कि लर्न पॉलिसी डायरेक्टली विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्शन, बेटर फॉर कॉन्टिन्यूस एक्शन स्पेसेस, ऑप्टिमाइज जो है करता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड का। एक रोबोटिक आर्म को ग्रास्प करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, उससे ऐसे सीखना है, या सेल्फ ड्राइविंग कार जो समझ रहा है स्टेयरिंग एक्सेलरेट इन चीज़ों को, या स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे चूज करने का है, तो उन सब में पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड यूज होता है। तो क्विकली हम इन चीज़ों को समराइज करें, क्यू लर्निंग, डीप क्यू लर्निंग और पॉलिसी ग्रेडियंट। तो अप्रोच जो पहले क्यू लर्निंग में वो वैल्यू बेस्ड है, दूसरे में इट्स वैल्यू बेस्ड एंड न्यूरल नेटवर्क, और तीसरे में पॉलिसी बेस्ड होता है। स्मॉल डिस्क्रीट स्टेट्स के लिए डीक्यू लर्निंग ठीक है, हाई डायमेंशनल इनपुट के लिए डीक्यूएन ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एक्शंस के लिए पॉलिसी ग्रेडियंट ठीक है। तो उसी टाइप से ही उसका आउटपुट भी आता रहता है, और डिफरेंट टाइप के अगेन यूज केसेस हो जाते हैं। रियल लाइफ लर्निंग में जैसे वही बात, सेल्फ ड्राइविंग डीप क्यू नेटवर्क हो गया, रोबोटिक्स हो गया, वो पॉलिसी ग्रेडियंट के लिए ठीक है, और गेम या अल्फा गो या वेरियस अदर कॉम्प्लेक्स गेम के लिए वो फिर अगेन डिफरेंट ही आ जाता है। तो इफ आई हैव टू समराइज, तो आई विल से जैसे हमने यहाँ पर देखा कई मेथड्स फ्रॉम जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग टू अनसुपरवाइज लर्निंग टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो लीनियर रिग्रेशन, हाउसिंग रिग्रेशन हाउस प्राइसेस के लिए आ गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्पैम डिटेक्शन के लिए, डिसीजन ट्री लोन अप्रूवल के लिए हो गया, रैंडम फॉरेस्ट रेस स्कोरिंग के लिए अच्छा होगा, एसवीएम जो है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, केएनएन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए अच्छा होता जाता है, नेमबाइस न्यूज कैटेगराइजेशन के लिए, के मींस क्लस्टर सेगमेंटेशन के लिए, और पीसीए जो है विजुअलाइजेशन हाई डायमेंशनल डेटा, क्यू लर्निंग रोबोट नेविगेशन। तो अगेन टू क्विकली टेल द थिंग्स, तो जैसे कुछ एल्गो जो है सुपरवाइज लर्निंग में रही, मतलब आपने डेटा दिया और उसे लेबल डेटा था, उसे सुपरवाइज होता गया। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं था, और उसके बाद वो अपने आप से सीख रहा था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो कुछ भी डेटा दिया गया मशीन ने सीखा, और आप ने उसे रिवॉर्ड करके या पनिश करके बताते गए कि हाँ नहीं नहीं ये ठीक है ये गलत है, तो वो चीजें रीइंफोर्स करते गए, और उसी कारण से डिफरेंट एल्गोज इस हिसाब से अप्लाई होती जाएंगी। अब हम आते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग पे। तो जैसे मैंने बात की, जहाँ एक तरफ सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा था, अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा था, पर सेमी सुपरवाइज लर्निंग में इट्स लाइक मिक्स ऑफ बोथ द वर्ड। ये इसमें लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा दोनों रहेगा, और जो सेल्फ ट्रेनिंग और को ट्रेनिंग रहती है, तो वेब का कंटेंट कुछ कैटेगराइज करना है या स्पीच की टैगिंग करनी है, तो थोड़ा आपको मालूम था लेबल डेटा और बाकी अनलेबल डेटा था, इन दोनों को दे मिलाकर सेमी सुपरवाइज लर्निंग आती है। तो इट्स लाइक ब्रिजेस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का एक तरह से बीच का मेथड है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा और काफी और जो अनलेबल डेटा, क्योंकि आपके पास कई बार पूरा डेटा जो है वो लेबल्ड नहीं होगा, तो दैट इज वेयर यू विल यूज अनसुपरवाइज द सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज इन्वॉल्व्स लेबल डेटा, सेमी मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ डेटा इज लेबल्ड, और लॉट ऑफ अनलेबल्ड डेटा रहता है, और उसको यूज करते जाते हैं, ट्रेन कराते जाते हैं, और उस हिसाब से अपने मॉडल की आप एक्यूरेसी बताते हैं।
तो जो एल्गोरिथम यूज़ होती हैं वो सेल्फ ट्रेनिंग, को ट्रेनिंग, ग्राफ बेस्ड मॉडल, सेमी सुपरवाइज एसवीएम या जनरेटिव मॉडल यूज़ होते हैं, वेरिएबल ऑटो इनकोडर्स। ट्रेनिंग प्रोसेस जो रहता है उसमें आप ट्रेन करते हैं स्मॉल लेबल डेटा सेट पे, प्रेडिक्ट करते हैं लेबल ऑन द अनलेबल डेटा, ऐड कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन टू ट्रेनिंग सेट, और फिर रिपीट करते हैं और उस हिसाब से रिफाइन करते जाते हैं। प्रोज एंड कॉन मैं बोलूँगा, आप लेबल डेटा कई बार प्रोक्योर करना, लाना वो काफ़ी कॉस्टली काम रहता है, तो आप यहाँ पर सेमी सुपरवाइज लर्निंग में जो लेबल डेटा है वो काफ़ी कम है, बेटर जनरलाइजेशन कर सकते हैं और स्केल वेल होता है, पर हाँ थोड़ा नॉइजी सूडो लेवल आ सकते हैं, नीड केयरफुल डेटा सिलेक्शन और अजम्पशन सेंसिटिव, क्योंकि आपने कुछ अजम्पशन ले लिया होगा, हो सकता हो अंत जो जो डेटा जो कि लेबल्ड नहीं है तो उसको आपको एक देखना होगा। तो कहीं से और चीज़ों से कंपेयर किया जाए, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा लिया गया है, सेमी सुपरवाइज में थोड़ा लेबल डेटा और काफ़ी कुछ अनलेबल डेटा, और अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा ही रहता है। तो अगेन ट्रेनिंग कॉस्ट हाई मीडियम लो, मतलब सुपरवाइज में जहाँ काफ़ी ट्रेनिंग कॉस्ट हाई रहेगी से सेमी सुपरवाइज में कम रहेगी, और अनसुपरवाइज में ऑफ कोर्स ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी लो रहती है। रियल लाइफ इसके यूज केसेस अगेन स्पीच रिकग्निशन, मतलब कुछ स्पीच जो आपके पास थी, ऑडियो है, जो कुछ भी है वो आपको पता था, वो आपने लेबल करके रखी है, और काफ़ी कुछ जो स्पीच या ऑडियो क्लिप्स थी वो लेबल नहीं थी, उन दोनों को मिक्स करके ट्रेनिंग कराई गई और फिर आगे की कोशिश की गई पता लगाने की, अच्छा अब ये बताओ कि ये आवाज़ किसकी लग रही है। सिमिलरली मेडिकल इमेजिंग की, मतलब आपने कुछ इमेजेस दी जो कि लेबल्ड थी, बाकी अनलेबल्ड थी, उससे ट्रेनिंग हुई और फिर और चीज़ें की गई। सेम कॉन्सेप्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन या वेब कंटेंट का मॉडरेशन, क्योंकि वेब पे तो डेटा बढ़ता ही जा रहा है, तो थोड़ा सा आपने लेबल डेटा लिया, बाकी अनलेबल्ड रहा, और बाद में उसी को यूज़ करते गए, जो नया डेटा आता गया तो उसे मॉडरेट करने के लिए, टू मेक श्योर कि जो वेब का जो कंटेंट है इट्स नॉट अब्यूसिव, और इट इट फॉलो द वट एवर द गाइडलाइन, तो उसके लिए ये यहाँ पर सेमी सुपरवाइज लर्निंग आता है। तो समरी वही है कि सेमी सुपरवाइज आप गुड होता है जब लेबल डेटा आपके पास कम है, कंबाइन करता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल, और एक तरह से सेल्फ ट्रेनिंग करता है, ग्राफ मॉडल एंड ऑल यूज करता है। मेजर प्लेयर मशीन लर्निंग के जो रहे वो गूगल है, इसमें गूगल का टेंसर फ्लो, डीप माइंड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर एमएल है, अमेजॉन का सेज मेकर, मेटा का पाइटॉर्च, आईबीएम वाटसन, हगिंग फेसेस का ट्रांसफॉर्मर एंड ओपन एआई का आरएल जिम। जो मेजर टूल्स हैं वो टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, स्किटलन, एक्सजीबूट, लाइट जीपीएम है। तो इफ आई हैव टू समराइज आई विल से द मशीन लर्निंग के बहुत सारे यूज केसेस हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, बीट फाइनेंस, हेल्थ, रेल या कुछ गेम्स में। डिफरेंट अल्गोरिथम सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, एंड आपके पास किस टाइप का डेटा है, ट्रेनिंग आप कितनी कर सकते हैं, हार्डवेयर कितना, कितनी एक्यूरेसी से आपको काम चल जाएगा, स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, ये सब बहुत सारे फैक्टर मिलाकर देन यू विल चूज विच मॉडल यू वांटेड टू टेक। तो दैट इज व्हाट इज द मशीन लर्निंग इज। से आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा अबाउट मशीन लर्निंग एंड वेरियस एल्गोरिथम जो इसके साथ रहती हैं। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।